जय भीम साथियों। आज कुछ अपने कहूँ या बहुजन समाज के लिए कहूँ, मन कर रहा था कि कुछ बोलूँ। पिछले कुछ समय से लगातार हमारे न्यायालय का दखल शुरू हो गया है। संविधान पे जब तब टिप्पणियाँ हो रही हैं, तो मुझे लगा कि कहीं ये हमें पीछे धकेलने की साजिश है। हमें मतलब बहुजन समाज को, जो 85% है इस भारत देश में। 85% एक्सपेक्टेड, क्योंकि क्या है कि 1931 के बाद में जातीय जनगणना तो हुई नहीं। जो जनगणना होती हैं वो कैसी होती हैं, नॉट सेटिस्फैक्ट्री। यही नहीं पता। जाति व्यवस्था को बनाया गया है बाकायदा। हमारे जो श्रेष्ठ, जो अपने आप को कहते हैं ब्राह्मण, उन्होंने डिवाइड किया है पूरे सिस्टम को 4 भागों में। फर्दर जातियां क्रिएट की अलग अलग रखने के लिए, ताकि जो बहुसंख्यक लोग हैं, वास्तव में बहुसंख्यक वही हैं, वो कभी ये ना समझ पाएँ कि वो बहुसंख्यक हैं, तो अलग अलग जातियां बना दी। पता नहीं, सुना है 6000 समथिंग जातियां हैं, मगर वर्ण 4 बना दिए। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और राजपूत। शूद्र को फिर से डिवाइड कर दिया 2 भागों में, एक दलित और एक शूद्र। दलित का जब तब नाम बदलता रहता है, मगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में कुछ ऐसा कर दिया कि सीधे सीधे ये टकराने में अब कामयाब है नहीं। उसके लिए अभी क्या करते हैं कि जो मनुवादी सोच है, मनुवादी सोच से मेरा मतलब वही है कि मनुस्मृति लिखी गई थी। एक मनुस्मृति एक पुस्तक है जिसको कि संविधान के तरीके से लिखा गया। उसको मानने वाले लोग मनुवादी कहलाते हैं। तो ये उनका षड्यंत्र है कहीं ना कहीं। वो ये सोच रहे हैं कि इस सोच के द्वारा, और एक चीज़ माफ़ करना, मनुवादी सारे ब्राह्मण नहीं होते हैं। मेरे ब्राह्मण दोस्त बहुत सारे हैं, वो मनुवादी नहीं हैं। अब समस्या क्या होती है कि ब्राह्मण तो बहुत सारे हैं, और वो सभी ये सोच लेते हैं कि ये देखो, हम तो इनके दोस्त हैं और हम इनका भला चाहते हैं, फिर भी ये हमें कह रहे। तो सभी मनुवादी ब्राह्मण नहीं होते, और मनुवादी ब्राह्मण होते ही नहीं हैं। ब्राह्मण एक अलग वर्ग है। मनुवादी क्षत्रिय भी हो सकता है, मनुवादी ब्राह्मण भी हो सकता है, मनुवादी वैश्य भी हो सकता है, और तो और अब तो शूद्रों में भी मनुवादी सोच पनपने लगी है। वो लोग भी अपने आप को, कोई जो शूद्र नहीं मानता वो मनुवादी सोच रखता है। अगर मैं कहूँ कि हमारे देश के प्रथम नागरिक मनुवादी हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। वो भी जब तब रिजर्वेशन को लेके कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। मेरा जो सोच है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि टिप्पणियाँ जो हैं वो जो बढ़ी हैं कोर्ट की तरफ से, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से। क्या हुआ कि हमारे जजेस जो हैं वो लगभग मनुवादी हैं। वहाँ पे जजेस रखने का तरीका है वो एक ऐसा तरीका है कि जिसमें एक खास वर्ग के लोग ही
हैं। अभी कल ही मैं एक पढ़ रहा था तो कि उसमें लिखा हुआ था कि 50% जज जो है वो एक ही घराने के हैं। एक वर्ग तो छोड़ो, एक घराने के 50% जज हैं उसमें। काफ़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट थी वो। अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में एक जज हैं जिन पे तो महाअभियोग चल सकता है, सारे सबूत मौजूद हैं, मगर नहीं चलता। रिलायंस इंडस्ट्रीज के भूमि अधिग्रहण मामले में किसानों को नुकसान पहुंचा गया। अडानी अंबानी के जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, क्यों खास करके एक जज को दिए जाते हैं? क्यों वही जज उन फैसलों को सुनाता है? और कोई जज क्यों नहीं होता? या वो जो बेंच जो क्रिएट की जाती है वो क्यों नहीं होती? अडानी और अंबानी के जो भूमि के जितने भी फैसले हैं वो एक ही जज देता है। क्यों? इनकी टेलीकॉम कंपनियों को हानि क्यों नहीं होती? क्यों दूसरी टेलीकॉम कंपनियों को ही हानि होती है? दूसरी टेलीकॉम कंपनियां जितनी भी हैं उनको हानि पहुंचाने के लिए एक खास टेलीकॉम कंपनी को शीर्ष पे कर दिया गया सरकारी सहायता के साथ में। चातुर्वर्ण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अरुण मिश्रा जी हैं कोर्ट के जज। उन्होंने कई विवादास्पद फैसले दिए हैं। SC/ST एक्ट को कमज़ोर किया, 13 रोस्टर पॉइंट प्रणाली लागू करा के OBC SC/ST शिक्षकों के लिए यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद कर दिए, आरक्षण को मौलिक अधिकार मानने से इनकार कर दिया गया और राज्य सरकारों के अधीन कर दिया कि आरक्षण देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, ये राज्य सरकार डिसाइड करेगी। कैसे करेगी भाई? तो राज्य सरकारें तो जो करेंगी, अब वो सरकारों में जब हमारी बहुलता है ही नहीं, आपने OBC वर्ग को तो बिल्कुल हाशिए पे धकेल रखा है। उनसे वोट तो बड़े उनको लॉलीपॉप दिखा दिखा के ले लेते हो और OBC वर्ग को बाद में टाटा बाय बाय नमस्ते कह दिया जाता है। और वो पता नहीं क्यों इतने डिवाइडेड हैं OBC वर्ग, तो वो तो बोलता ही नहीं है। माइनॉरिटी को आपने बिल्कुल साइड कर दिया। माइनॉरिटी आपसे वैसे नहीं बोल सकती। दिल्ली में गुरु रविदास मंदिर को ध्वस्त करने का फैसला सुना दिया। आरक्षण की समीक्षा का फैसला सुना दिया। आदिवासी बहुल इलाकों में आप कहते हैं कि आरक्षण को ऐसे नहीं हो सकता, उसमें क्रीमी लेयर लगाओ, वो लेयर लगाओ, ये लेयर लगाओ। क्यों लेयर लगाओ? क्या आपने सारे जो उनके अधिकार हैं वो दे दिए क्या? आदिवासी आज भी मारे जा रहे हैं। कौन सुन रहा है आदिवासियों की? ST को उसका पूरा कोटा पूरा मिल गया, उनको तो उनकी मिलता ही नहीं है उनका कुछ। उनके खनिज तो वो लूट के लेके जा रहे हैं विदेशी कंपनियां, उनके आप आरक्षण को भी खत्म करने पे तुले हुए हो। बहुजन बुद्धिजीवी जेल में ठूस दिए जाते हैं। अर्नब गोस्वामी जैसे 21 दिन के लिए मजे कर लेते हैं बाहर वो, और वो 21 दिन भी सिर्फ एक बहाना है। मैं बता दूं आपको, अर्नब गोस्वामी को कभी भी जेल होगी ही नहीं। ऐसे लोग कभी भी जेल में नहीं जाएंगे साथियों। वो हमेशा, जिसको सरकार ने कह रखा है कि हाँ बेटा शाबाश लगा रहा है, जिसको स्पेशली टीवी पे बिठाया हुआ है गाली गलौज करने के लिए, जो सरेआम देश की सबसे बड़ी पार्टी की नेता को गाली दे सकता है, उसको भला बुरा कह सकता है। पार्टी को छोड़ो, मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ,
पार्टी को छोड़ो, महिला को वो आदमी कैसे कैसे बोलता है। मतलब एक अभिनेता के पास भारत की भारत का राशन कार्ड नहीं है, भारत का आधार कार्ड नहीं है, यानी कि यहाँ का वो वासिंदा नहीं है, फिर भी उसको तुम भारतीय से ज़्यादा मानते हो। मैं अक्षय कुमार की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही समझे आप। और जो भारत की बहू बन के आई है, जो राजीव गांधी जिसको बाकायदा शादी करके लाए हैं और उनको भारतीयता, उनको नागरिकता मिल चुकी है, आप उनको आज भी विदेशी कह के बुलाते हो, इटली वाली कह के बुलाते हो। शर्म आती है ऐसी सोच पे। एक भाषण में, एक सम्मेलन में भाषण देते हुए हमारे मोदी साहब ने दूरदर्शी और बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति जो हमारे मोदी साहब हैं, वो रिटायरमेंट की प्लानिंग कह सकते हैं। मतलब क्या कुछ समझ नहीं आ रहा ना। बिना परीक्षा दिए एक आदमी कैसे भारत का जज बन सकता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। जी अरुण मिश्रा जी, कोई बिना उनके सीधे उनकी एंट्री थी पैराशूट से। 99% जज कैसे सुप्रीम कोर्ट में या अलग अलग कोर्ट्स में जज हैं? क्यों एक भी दलित सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन पाया? है कोई जवाब? बहुसंख्यक आबादी, ओबीसी, SC, ST और माइनॉरिटी के लिए एक किस्म से खतरा बनते जा रहे हैं। हमारे जज फैसले सुनाते हैं एकदम वन साइडेड, खुद कह रहे हैं कि भाई लगता तो नहीं यहाँ पे राम जी क्या कुछ ये वो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया नहीं प्रूव कर पा रहा है, मगर फिर भी चलो हम ये मान लेते हैं क्योंकि भावनाएं आहत ना हो तो हम राम मंदिर बना देंगे। चलिए वो एक फैसला, एक ऐसा फैसला जिस पे हम भी कुछ नहीं करना चाहते। हम चाहते थे कि वो हटे, एक तरफ हो जाए, बेकार में लोग एक मुद्दा बनाए बैठे थे। मगर फिर भी फैसले हमारे जितने होते हैं हक को छीनने के लिए होते हैं। पार्लियामेंट चाहे तो ब्राह्मण जजों के फैसले पलट सकता है, मगर वहाँ पे भी क्या हमारा बहुमत है? जो रिजर्व कैंडिडेट्स चुन के जाते हैं हमारे वाले, वो या तो मुट्ठी भर हैं, इतने कम हैं कि वो बोल ही नहीं पाते, या उन पे खुद पे इतना दबाव होता है। क्या दबाव है वो तो हमें समझ तो आता है, मगर हम क्या कहें उनको भी। उन्होंने भी कुछ कर्म ऐसे कर दिए कि जिनसे उनको भी ईडी और दूसरे डर दिखाए जाते हैं, तो वो भी चुप बैठे हैं। दोस्तों कुल मिला के मुझे लगता है कि हम गुलाम बनने के रास्ते पे हैं। संभलिए, खड़े होइए। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो जय भीम दोस्तों।